हम सब ने कभी ना कभी एक चीज नोटिस की होगी, है ना? जब हमारा फोन अचानक से हैंग होने लगता है या एप्स ओपन होने में बहुत टाइम लेती हैं। हाँ, स्क्रीन पूरी फ्रीज हो जाती है। बिल्कुल। तो हम लोग तुरंत क्या करते हैं? हम सीधा उसकी सेटिंग्स में जाते हैं, जंक फाइल्स डिलीट करते हैं, कैश क्लियर करते हैं, और अगर फिर भी बात ना बने तो क्या होता है? सीधे फैक्ट्री रीसेट मार देते हैं हम। एग्जैक्टली। एक छोटे से रीसेट बटन से उस डिवाइस को एक नई स्पीड और नई जान मिल जाती है। पर जरा एक पल के लिए सोचिए, जब किसी इंसान का दिमाग सालों पुरानी नेगेटिव प्रोग्रामिंग, ओवरथिंकिंग और सेल्फ डाउट से हैंग हो जाता है, तब क्या किया जाता है? ये वाकई एक बड़ा सवाल है, क्योंकि हमारे पास माइंड को रीसेट करने का कोई डायरेक्ट बटन आखिर होता ही नहीं है। सही कहा। और आज की इस गहरी चर्चा में हम लोग एक ऐसी दिलचस्प और गहरे इम्पैक्ट वाली टेक्निक को अनपैक कर रहे हैं जो दावा करती है कि हमारे बाथरूम का आईना, हाँ वही नॉर्मल सा आईना जिसे लोग रोज देखते हैं, वो दिमाग का एक रीसेट बटन बन सकता है। ओह वाओ, आईना दिमाग का रीसेट बटन, सुनने में ही कितना नया लगता है ये, है ना? हम यहाँ लुइस हे की मशहूर किताब मिरर वर्क के प्रिंसिपल्स और उसके 21 दिन के प्रोग्राम को डिटेल में एनालाइज कर रहे हैं। और इस चर्चा का हमारा मिशन सिर्फ एक है, ये समझना कि बिना कोई एक्स्ट्रा टाइम निकाले आम जिंदगी की भीड़ में इन टेक्निक्स को कैसे यूज किया जाए ताकि अंदर के डर और नेगेटिव विचारों को हमेशा के लिए क्लियर किया जा सके। ये कॉन्सेप्ट सच में बहुत अटेंशन खींचने वाला है, क्योंकि अगर हम जनरली सोचें तो आमतौर पर आईने का इस्तेमाल लोग दिन भर में सिर्फ अपना फिजिकल अपीयरेंस चेक करने के लिए ही करते हैं। हाँ, जैसे बाल ठीक से सेट हैं या नहीं है। बिल्कुल, बाल ठीक हैं या चेहरे पर कोई दाग तो नहीं है, कपड़े कैसे लग रहे हैं। बेसिकली हम आईने के पास खुद को एक जज की तरह देखने जाते हैं, लेकिन इसे एक साइकोलॉजिकल टूल की तरह देखना, दिमाग की उस डीप रूटेड वायरिंग को बदलने के लिए ये आईने का एक बिल्कुल नया और थोड़ा अनकन्वेंशनल इस्तेमाल है। और मैं कहूंगा कि यहीं से इस पूरी अप्रोच की बुनियाद शुरू होती है। इस 21 दिन के प्रोग्राम का जो सबसे शुरुआती फेज है, यानी पहले दिन से लेकर 7वें दिन तक, उसका सबसे बड़ा चैलेंज ही यही है, खुद की आंखों में आंखें डालकर आईने में देखना, जो कि शुरू में बहुत अजीब लगता है लोगों को। बहुत अजीब। सोर्स मटेरियल में बताया गया है कि आईने के सामने खड़े होकर अपनी आंखों में देखना और सिर्फ इतना बोलना है कि मैं खुद को पसंद करना चाहता हूँ, मैं वाकई तुम्हें पसंद करना चाहता हूँ। हाँ, सुनने में तो ये बड़ा आसान है और सच कहूं तो थोड़ा बचकाना सा लगता है, पर मैंने पढ़ा कि जब लोग असल में पहली बार ये ट्राई करते हैं तो उन्हें अचानक से रोना आ जाता है या फिर एक अजीब सा गुस्सा आने लगता है। ऐसा सच में होता है। तो मुझे ये बताइए कि इतने सिंपल से वाक्य पर इतना गहरा इमोशनल रिएक्शन क्यों आता है? उसका कारण ये है कि लोगों ने कभी खुद को बिना किसी शर्त के, यानी अनकंडीशनली प्यार करना सीखा ही नहीं है। हम लोग दुनिया में दूसरों को प्यार करते हैं, दोस्तों को, परिवार को टाइम देते हैं, पर जब खुद की बारी आती है तो हमारा प्यार कंडीशंस पर टिका होता है। कंडीशंस मतलब जैसे अगर मैंने वेट कम कर लिया तो मैं अच्छा हूँ? सही पकड़ा आपने। अगर मुझे वो प्रमोशन मिल जाए तो मैं काबिल हूँ, ऐसी शर्तें होती हैं। तो जब कोई इंसान पहली बार आईने में डायरेक्टली अपनी आंखों में देखता है और बिना किसी शर्त के खुद को अपनाने की बात करता है, तो दिमाग में एक टकराव पैदा होता है, एक क्लैश होता है। हाँ, साइकोलॉजी में इसे कॉग्निटिव डिसोनेंस कहते हैं। दिमाग उस नए पॉजिटिव विचार को तुरंत स्वीकार ही नहीं कर पाता क्योंकि उसकी सालों की आदत नेगेटिविटी और सेल्फ क्रिटिसिज्म की होती है। ओह अच्छा। और वो जो गुस्सा या आंसू आते हैं ना, वो असल में अंदर जमी हुई बरसों की रेजिस्टेंस है जो अचानक से बाहर आ रही होती है। ये इस बात का संकेत है कि दिमाग की उस इनविजिबल दीवार को हिट कर दिया गया है। ओके, लेट अस अनपैक दिस थोड़ा सा। हाँ। क्योंकि यहाँ मुझे एक डाउट है और शायद सुनने वालों को भी जरूर होगा। सिर्फ आईने के सामने खड़े होकर खुद को अच्छी बातें बोलना, क्या ये थोड़ा सुपरफिशियल या बनावटी नहीं लगता? मैं समझती हूँ कि ये बनावटी क्यों लगता है। I mean, क्या दिमाग वाकई इतनी जल्दी इन शब्दों पर विश्वास करना शुरू कर देता है, या ये सिर्फ एक्टिंग रह जाती है, फेक इट टिल यू मेक इट जैसा? ये एक बेहद जरूरी सवाल उठाया है आपने। शुरू में ये 100% बनावटी ही लगता है, और उसका एक ठोस न्यूरोबायोलॉजिकल कारण भी है। हमारा दिमाग बिल्कुल एक कंप्यूटर एल्गोरिदम की तरह काम करता है। वो उन बातों पर विश्वास करता है जो वो लगातार सुनता है। हमारे न्यूरल पाथवेज ऐसे ही बनते हैं। राइट, लगातार रेपिटेशन से। एग्जैक्टली। अगर सालों से किसी के अंदर एक आवाज चल रही है कि मैं किसी काम का नहीं हूँ या मुझसे ये नहीं होगा, तो दिमाग ने उसे एक सॉलिड हकीकत मान लिया है। उसे लगता है यही अल्टीमेट सच है। तो उसे तोड़ना आसान तो नहीं होगा? बिल्कुल नहीं।
अब इस अंदर की आवाज को, जिसे साइकोलॉजी में इनर क्रिटिक कहते हैं, उसे चुप कराना मुश्किल होता है। जब आईने के सामने पॉजिटिव एफर्मेशंस बोले जाते हैं तो दिमाग को एक बिल्कुल नया डेटा फीड किया जा रहा होता है और दिमाग पहले उसे रिजेक्ट करता है। हाँ, इसलिए लगता है कि हम बस एक्टिंग कर रहे हैं। लेकिन जब कोई लगातार डेली सेल्फ टॉक को मॉनिटर करता है और उन नेगेटिव ख्यालों को पकड़कर तुरंत पॉजिटिव से रिप्लेस करता है तो वो पुराने नेगेटिव न्यूरल पाथवेज धीरे धीरे कमजोर पड़ने लगते हैं और उनकी जगह नए और पॉजिटिव पाथवेज मजबूत होते हैं। वाह। और यहाँ पर एक और बहुत इंटरेस्टिंग कॉन्सेप्ट निकल कर आता है इस इनर क्रिटिक के बारे में। इस प्रोसेस का अगला कदम इसी बात पर रोशनी डालता है कि ये जो हमारे अंदर आलोचना करने वाली आवाज है, जो हमें नीचा दिखाती है, हाँ, ये एक्चुअली हमारी अपनी आवाज होती ही नहीं है। अगर हम सोचें तो बचपन में हम दुनिया को बड़े कौतूहल और आश्चर्य से देखते थे। एक बच्चे को लगता है कि वो कितना कमाल का है, उसमें कोई कमी नहीं है। सही बात है, बच्चे बहुत कॉन्फिडेंट होते हैं। पर जैसे जैसे हम बड़े हुए, हमने पेरेंट्स, टीचर्स या सोसाइटी की लगातार आलोचना को अपनी इंटरनल आवाज बना लिया। यानी हमारा ये इनर क्रिटिक असल में दूसरों की उधार ली हुई आवाज है, जिसे हम सालों से अपना मान बैठे हैं। बिल्कुल सटीक बात पकड़ी है आपने। और इस उधार ली हुई आवाज को आइडेंटिफाई करके उसे दिमाग से बाहर निकालना इसलिए सबसे ज्यादा जरूरी है, क्योंकि हमारी अंदर की आवाज ही हमारी आइडेंटिटी तय करती है। हमारी आइडेंटिटी बन जाती है वो। हाँ, हम दुनिया को उसी लेंस से देखते हैं। अगर कोई लगातार खुद को कोसता रहेगा, खुद को गिल्टी फील करवाएगा, तो वो अनजाने में वैसी ही परिस्थितियां और ऐसे ही लोगों को अपनी लाइफ में अट्रैक्ट करेगा जो उसे और छोटा महसूस करवाएं। जब इस शुरुआती फेज में आईने का लगातार इस्तेमाल होता है तो वो वर्तमान का आलोचक शांत होने लगता है और इंसान को एहसास हो जाता है कि वो आवाज उसकी नहीं थी, वो बस शोर था। एग्जैक्टली। उस आवाज को आवाज नाम देना गलत है, एनवायरनमेंट का शोर। तो चलिए मान लीजिए कि प्रेजेंट टाइम के उस इनर क्रिटिक का वॉल्यूम कम कर दिया गया, उस शोर को शांत कर दिया, पर आगे क्या? क्योंकि एक इंसान का दिमाग पूरी तरह खाली तो नहीं रह सकता ना। नहीं, खाली तो नहीं रह सकता। और यहीं से मुझे लगता है इस सफर का एक नया और सबसे डीप फेज शुरू होता है, जो दिन 8 से 15 तक चलता है। जब करंट आवाजें बंद होती हैं तो पास्ट की आवाजें सुनाई देने लगती हैं। पास्ट के घाव उभर आते हैं। सही कहा। यहाँ फोकस शिफ्ट होता है पुराने घावों को ठीक करने पर और उस इनर चाइल्ड यानी अपने अंदर के बच्चे तक पहुंचने पर। इसमें एक एक्सरसाइज बताई गई है जहां 5 साल के बचपन की एक पुरानी फोटो आईने पर लगानी होती है। हाँ, ये बहुत पावरफुल टेक्निक है। फिर आईने में देखकर उस बच्चे को उसके पेट नेम से पुकारना है, उसकी आंखों में देखना है और उसकी सारी चोटों के लिए, उसके डर के लिए माफी मांगनी है। उसे बोलना है कि मैं तुम्हारे साथ हूं और अब तुम सेफ हो। बिल्कुल। अब मैं सच बताऊं, सुनने में ये थोड़ा नाटकीय है, यानी ओवर ड्रामेटिक साउंड कर रहा है। क्या सच में एक फोटो से बात करना इतना जरूरी है? मैं समझ सकती हूँ कि बाहर से देखने पर ये कितना ड्रामेटिक लगता होगा किसी को भी, लेकिन क्लिनिकल साइकोलॉजी और ट्रॉमा हीलिंग के नजरिए से देखें तो ये बेहद असरदार टूल है। इसे ऐसे समझिए जैसे बंद दिमाग के कमरों में धूल जमा होती रहती है। हम अपने बचपन के ट्रॉमा, दुख या किसी छोटे से डर को भुलाते नहीं हैं। हम उन्हें बस उन कमरों में बंद करके दबा देते हैं। सही कहा। वो 5 साल का बच्चा जो शायद किसी दिन क्लास में डांट पड़ने से डर गया था, जिसे लगता था कि वो काबिल नहीं है या जिसे पूरा प्यार नहीं मिला, वो बच्चा फिजिकली तो बड़ा हो गया पर मेंटली आज भी अंदर मौजूद है और वहीं रुका हुआ है। हाँ, और सबसे हैरान करने वाली बात यह है कि आज एक अडल्ट के रूप में जब हम किसी स्ट्रेसफुल सिचुएशन में होते हैं तो कई बार वो डरा हुआ 5 साल का बच्चा ही हमारे डिसीजंस को और हमारे रिएक्शंस को कंट्रोल कर रहा होता है। ओह वाओ, ये बहुत गहरा पॉइंट है। डीप रूटेड डर को डायरेक्टली एड्रेस किया जा रहा होता है। उस हिस्से को वो वैलिडेशन और सुरक्षा दी जाती है जो उसे बचपन में कभी नहीं मिली। मैं समझ रहा हूँ, मतलब ये बिल्कुल वैसा ही है जैसे किसी सालों से बंद और धूल भरे कमरे के जाले साफ करने हो तो सिर्फ झाड़ू लगाकर काम नहीं चल सकता। बिल्कुल नहीं। उस डार्क रूम की सारी खिड़कियां और दरवाजे पूरी तरह खोलने पड़ेंगे। सूरज की रोशनी अंदर आने देनी होगी। भले ही शुरू में हवा के साथ थोड़ी धूल उड़े और खांसी आए, लेकिन अल्टीमेट सफाई के लिए वो प्रोसेस बहुत जरूरी है। एग्जैक्टली, बहुत सटीक एनालॉजी दी है आपने यहाँ। और एक बात जो यहाँ ऐड करना जरूरी है
वो ये कि ये धूल या ट्रॉमा सिर्फ हमारे दिमाग में नहीं बल्कि हमारी बॉडी में भी फिजिकली जमा होती है। बॉडी में भी? हाँ, ये सोमैटिक प्रोसेसिंग का कॉन्सेप्ट है जो इस टेक्निक में हाईलाइट किया गया है। बॉडी में जो अनएक्सप्लेन पेन होता है, जैसे किसी को अचानक से लोअर बैक पेन रहने लगता है या शोल्डर्स में हमेशा टेंशन रहती है, ये अक्सर अनप्रोसेस्ड डर, गुस्से या स्ट्रेस का फिजिकल रूप होता है। यानी द बॉडी कीप्स द स्कोर। बिल्कुल, बॉडी हमेशा स्कोर कीप करती है। आईने के सामने खड़े होकर अपनी बॉडी के उस दर्द वाले हिस्से को देखना, उसे एक्सेप्ट करना और ये बोलना कि हाँ मैं समझ रहा हूँ ये दर्द कहाँ से आ रहा है, ये हीलिंग का पहला स्टेप होता है। ये बॉडी और माइंड का कनेक्शन वाकई माइंड ब्लोइंग है। और इसी से जुड़ी एक और प्रैक्टिकल एक्सरसाइज मुझे इस प्रोग्राम में नजर आई, जो गुस्से और डर को रिलीज करने के बारे में। ओह, गुस्सा रिलीज करना बहुत अहम हिस्सा है इसका। आमतौर पर हमारी सोसाइटी में बचपन से ही सिखाया जाता है कि गुस्सा पीना सीखो, इमोशंस को दबाकर रखो, अच्छे लोग चिल्लाते नहीं हैं। पर यहाँ बात गुस्से को फिजिकली आजाद करने की हो रही है। हाँ, जैसे तकिए को मारना। एग्जैक्टली। अपने बेड पर तकिए को जोर से मारना या आईने के सामने खड़े होकर जोर से चिल्लाना और अंदर की पूरी भड़ास निकाल देना, ये अप्रोच तो सोसाइटी के नॉर्मल रूल्स के बिल्कुल ऑपोजिट लगती है। ऑपोजिट जरूर है, पर साइकोलॉजिकली यही सही रास्ता है, क्योंकि गुस्से को दबाने से वो हवा में गायब नहीं होता, वो सीधा हमारे सिस्टम में एब्जॉर्ब होकर बिटरनेस यानी कड़वाहट में बदल जाता है। और फिर वही कड़वाहट बीमारियां बनाती होगी। बिल्कुल, यही दबी हुई कड़वाहट आगे चलकर अल्सर्स, ब्लड प्रेशर और कई तरह की सीरियस फिजिकल बीमारियों का रूप ले लेती है। इसे एक इमोशनल प्रेशर कुकर की तरह सोचिए। अगर वेंट नहीं खोला तो ब्लास्ट हो जाएगा। सही कहा। अगर थोड़ी स्टीम बाहर नहीं निकाली तो ब्लास्ट तो होगा ही। आईने के सामने अपने गुस्से को एक्सप्रेस करना बिना किसी दूसरे इंसान को हर्ट किए एक बहुत ही सेफ रिलीज मैकेनिज्म है। कॉन्सेप्ट सिंपल है, जब तक उस पुराने गुस्से और नेगेटिव एनर्जी को बाहर निकालकर कमरे को खाली नहीं करेंगे, तब तक नए प्यार और शांति के लिए अंदर जगह बनेगी ही नहीं। और जब उस शांति के लिए जगह बनने लगती है तो इस इंटरनल सफर का सबसे भारी और कॉम्प्लेक्स कदम सामने आता है, जो है फॉरगिवनेस, यानी खुद को और उन सारे लोगों को माफ करना जिन्होंने पास्ट में चोट पहुंचाई है। ये सबसे मुश्किल फेज होता है लोगों के लिए। सही कहा, क्योंकि यहाँ एक बहुत कॉमन साइकोलॉजिकल ब्लॉक आता है। अक्सर लोगों को लगता है कि अगर उस इंसान को माफ कर दिया जिसने बुरा किया था, तो इसका मतलब ये मान लेना है कि उसने जो किया वो सही था, उसने हर्ट किया और इतनी आसानी से छुटकारा पा लिया। यहाँ लोग अक्सर फॉरगिवनेस को समझने में गलती कर बैठते हैं। साइकोलॉजी और मेंटल हेल्थ के हिसाब से माफ करने का मतलब सामने वाले के एक्शंस को जस्टिफाई करना या उसको क्लीन चिट देना बिल्कुल नहीं है। तो फिर क्या है फॉरगिवनेस? फॉरगिवनेस एक्चुअली एक प्योरली सेल्फिश एक्ट है। इसका सीधा सा मतलब अपने ही माइंड को, अपने ही दिल को उस भारी बोझ से आजाद करना है। एक एग्जाम्पल से सोचिए। जी, जब कोई इंसान किसी पर सालों तक गुस्सा रखता है तो वो असल में उस इंसान को अपने दिमाग में मुफ्त में रहने की जगह दे रहा होता है। एक फ्री रेंट का कमरा दे दिया दिमाग में। बिल्कुल। वो दूसरा इंसान तो शायद अपनी लाइफ में आगे बढ़ गया है, मजे से जी रहा है, पर यहाँ हर रोज उस गुस्से को, जहर को कैरी किया जा रहा है और खुद को हर्ट किया जा रहा है। इस पूरे मिरर वर्क प्रोसेस का अल्टीमेट लॉजिक यही है कि जब माफ किया जाता है तो सामने वाले को आजाद नहीं किया जाता, अपने आप को उस मेंटल प्रिजन से आजाद किया जाता है। दैट इज सच अ पावरफुल पर्सपेक्टिव। अपने दिमाग से उन्हें फ्री रेंट वाले कमरे से बेदखल करना, ये थॉट पूरा नजरिया बदल देता है ना? बहुत लिबरेटिंग थॉट है ये। चलिए अब यहां से एक ट्रांजिशन लेते हैं डे 16 से 21 की तरफ, जब प्रेजेंट का शोर बंद कर दिया गया, अंदर के उस बच्चे को सेफ फील करा दिया गया, गुस्सा फिजिकली रिलीज कर दिया और फॉरगिवनेस के जरिए उस मेंटल प्रिजन से आजादी पाली, तो दिमाग में एक खाली और शांत स्पेस बन जाता है। हाँ, एक ब्लैंक कैनवस की तरह। पर अब इसका असर हमारे प्रैक्टिकल बाहरी दुनिया पर कैसे पड़ता है? क्योंकि इस अप्रोच का जो तीसरा और आखिरी मेजर फेज है, वो इस इंटरनल हीलिंग को सीधा बाहरी रिलेशनशिप्स, डेली सक्सेस और आने वाले कल से जोड़ता है। इसका बहुत सिंपल सा प्रिंसिपल है, जब किसी का इंटरनल लैंडस्केप बदल जाता है तो उसकी रिफ्लेक्शन बाहरी रियलिटी में आना तय है। इसे रिलेशनशिप्स के कॉन्टेक्स्ट में समझिए। दुनिया का हर अच्छा और लंबा चलने वाला रिश्ता हमेशा सेल्फ लव से शुरू होता है, यानी खुद से प्यार करने से। हाँ, अगर एक इंसान अंदर से खाली है, इनसिक्योर है और हर वक्त लाइफ से कंप्लेन कर रहा है,
तो वो दूसरों से भी वही इनसिक्योरिटी अट्रैक्ट करेगा। लोग ऐसे इंसान से दूर भागना चाहते हैं। लेकिन जब कोई इंसान अंदर से डीपली खुश और संतुष्ट होता है, जब उसकी बाउंड्री स्ट्रांग होती है, तो हार्मोनियस और हेल्दी रिश्ते ऑटोमेटिकली उसकी लाइफ में आने लगते हैं। लोग नेचुरली उनके पास आना चाहते हैं जो अंदर से शांत होते हैं। अगर मैं इसे एक पिक्चर की तरह देखूं तो ये बिल्कुल एक ह्यूमन मैग्नेट की तरह काम करता है। जब लोग अंदर से इनसिक्योरिटी और डेस्परेट नीडीनेस की जगह एक शांति और पॉजिटिविटी रेडिएट करते हैं, तो आसपास की दुनिया कमी की जगह नए अवसर और नए लोग देना शुरू कर देती है। सही कहा, ह्यूमन मैग्नेट एक बहुत अच्छा टर्म है इसके लिए। और इसमें स्ट्रेस और प्रॉस्पेरिटी यानी समृद्धि का एक कॉन्सेप्ट है जो मुझे सच में माइंड बेंडिंग लगा। उसमें स्ट्रेस को डिफाइन किया गया है कि स्ट्रेस असल में लाइफ में आने वाले बदलाव का डर है, और हमने डर को एक भारी विंटर कोट की तरह पहना हुआ है गर्मी के मौसम में। बहुत डीप एनालॉजी है ये। और दूसरी तरफ प्रॉस्पेरिटी का कनेक्शन सिर्फ बैंक बैलेंस से नहीं जोड़ा गया, बल्कि उसे स्कैर्सिटी माइंडसेट यानी कमी की सोच से जोड़ा गया है। अगर हम स्कैर्सिटी माइंडसेट को डिटेल में समझें तो ये हमें बचपन से कंडीशन्ड किया जाता है। ये सोच हमें इस डर में कैद रखती है कि इस दुनिया में हमारे लिए काफी कुछ नहीं है। जैसे अगर किसी और को अच्छी जॉब मिल गई तो मेरे चांसेस कम हो गए, या अगर कोई और सक्सेसफुल हो गया तो मेरे हिस्से का पैसा चला गया। एग्जैक्टली ये कमी की सोच हमारे बेसिक सर्वाइवल इंस्टिंक्ट से आती है, जो हमें हमेशा कंपटीशन में रखती है। लेकिन जब आईने के सामने लगातार प्रैक्टिस करके सेल्फ वर्थ बढ़ाया जाता है, अपनी वैल्यू समझ आती है, तब नजरिया शिफ्ट होता है। ये दिखने लगता है कि दुनिया में अबंडेंस की यानी प्रचुरता की कोई कमी नहीं है, अपॉर्चुनिटी सबके लिए है। और इस अबंडेंस माइंडसेट को परमानेंटली लॉक करने के लिए भी इसमें एक टूल बताया गया ना। हाँ, इसके लिए डेली ग्रैटिट्यूड प्रैक्टिस करना सबसे असरदार टूल बताया गया है। जब कॉन्शियसली हर रोज उन चीजों के लिए शुक्रिया अदा किया जाता है, तो दिमाग का फोकस क्या नहीं है से हटाकर क्या है पर आने लगता है। ये सिर्फ पॉजिटिव थिंकिंग नहीं है, ये लिटरल ब्रेन रीवायरिंग है। और दिमाग को रीवायर करने की इस पूरी चर्चा में मुझे जो इस टेक्निक का सबसे जरूरी और शायद किसी की पूरी लाइफ ट्रैजेक्टरी बदलने वाला कॉन्सेप्ट लगा, वो बिल्कुल अंत में आता है, डे 20 पर। बच्चों को मिरर वर्क सिखाने वाला पार्ट। बिल्कुल, वो पार्ट है बच्चों को मिरर वर्क सिखाना। अगर हम आज इस बात को क्लियर कट जानते हैं कि सारी इनसिक्योरिटीज, ओवर थिंकिंग और डर बचपन में सुने गए उन नेगेटिव शब्दों से आता है जिन्हें हमने बड़ी उम्र में हकीकत मान लिया, तो इस साइकिल को यहीं क्यों नहीं ब्रेक कर दिया जाए? ये सच में इस पूरे सफर का एक मैसिव अहम मोमेंट है ना? अपने बच्चों को आईने के सामने खड़ा करके हर सुबह ये बोलना सिखाना कि मैं अच्छा हूं, मैं समझदार हूं, मैं प्यार के काबिल हूं। सोचिए फिर, इससे बड़ा गिफ्ट लोग अपने बच्चों के फ्यूचर के लिए और क्या दे सकते हैं? अगर इसकी डेप्थ को समझा जाए तो हम यहाँ समस्या के सिम्टम्स का इलाज नहीं कर रहे हैं। हाँ। हम बीमारी को उसकी जड़ से ही खत्म कर रहे हैं। अगर आने वाली पीढ़ी को शुरू से ही ये प्रैक्टिस सिखाई जाए तो उन्हें 30 या 40 साल की उम्र में आकर अपने ट्रॉमा और डर से लड़ने के लिए किसी थेरेपी या 21 दिन के रीसेट प्रोग्राम की जरूरत ही नहीं पड़ेगी। उनकी फाउंडेशन ही अनकंडीशनली खुद को प्यार करने पर टिकी होगी। बिल्कुल, ये सिर्फ एक इंसान के दिमाग को नहीं बदलेगा, ये अप्रोच आने वाले पूरे समाज के आत्मविश्वास को कम्प्लीटली ट्रांसफॉर्म कर सकती है। ये प्रैक्टिकली सोचना ही कितना पावरफुल है कि जब प्रॉब्लम को सेल्फ लव और इंटरनल एक्सेप्टेंस से हैंडल किया जाता है तो हर सॉल्यूशन मल्टीप्लाई होकर वापस आता है। चलिए अब वक्त है कि इस पूरी डीप डाइव को समेटा जाए। हाँ बिल्कुल। अगर इस गहन डिस्कशन को समराइज किया जाए तो ये क्रिस्टल क्लियर है कि लुईस हे का ये 21 दिन का फॉर्मेट किसी के लिए भी, खासकर उन लोगों के लिए जो इंफॉर्मेशन ओवरलोड में फंस गए हैं और प्रैक्टिकल सॉल्यूशंस ढूंढ रहे हैं, एक इनविजिबल सीक्रेट वेपन की तरह है। अब तक आईना सिर्फ बाहरी खूबसूरती चेक करने का माध्यम था, लेकिन रियलिटी में ये मेंटल और इमोशनल रिफ्लेक्शन का सबसे शक्तिशाली टूल बन सकता है। आपने बहुत अच्छी से समराइज किया इसको। इस छोटी सी चेंज इन पर्सपेक्टिव ने पूरी तरह से आईने का मकसद ही रीडिफाइन कर दिया है। ये हमें एक बहुत बुनियादी सच याद दिलाता है कि जो सबसे लंबा और सबसे महत्वपूर्ण रिश्ता इस पूरी दुनिया में बनता है वो किसी बाहरी इंसान के साथ नहीं बल्कि खुद के साथ होता है। अगर किसी का खुद के साथ रिलेशन ठीक हो जाए और डर खत्म हो जाए तो बाहर के दुनिया में सब कुछ अपने आप अलाइन हो जाता है।
एग्जैक्टली और इस इंसाइट के साथ आज की इस गहरी चर्चा को खत्म करने से पहले मैं एक बहुत गहरा और शायद थोड़ा चुभने वाला विचार सभी सुनने वालों के लिए छोड़ना चाहता हूँ। आज की इस तेज डिजिटल दौर में हम लोग अपने घर के आईनों का या फोन के फ्रंट कैमरास का इस्तेमाल सबसे ज्यादा आखिर किस चीज के लिए करते हैं? शायद सेल्फीज लेने के लिए। हाँ, सेल्फीज लेने के लिए, एंगल सेट करने के लिए, या सोशल मीडिया पर उन फिल्टर्स को एडजस्ट करने के लिए ताकि दुनिया को एक फ्लॉलेस इमेज दिखाई जा सके। लेकिन अगर रोजाना सिर्फ कुछ मिनट खुद से बिना किसी फिल्टर के आंखें मिलाने से दिमाग की बरसों पुरानी नेगेटिव प्रोग्रामिंग और जंक फाइल्स सच में डिलीट की जा सकती हैं, तो सोचिए जरा, क्या मॉडर्न दुनिया में तेजी से बढ़ते हुए डिप्रेशन, अकेलेपन और यंग लोगों में सेल्फ कॉन्फिडेंस की कमी का एक बड़ा कारण ये नहीं हो सकता कि हमने आईने में अपना असली चेहरा देखकर उस बिना मेकअप और बिना फिल्टर वाले चेहरे से आमने सामने बैठकर सचमुच बातें करना ही भुला दिया है? लोग दिन भर ऑनलाइन लाइक्स और वैलिडेशन ढूंढ रहे हैं, पर शायद लाइफ का सबसे असली कनेक्शन किसी हाई स्पीड वाईफाई नेटवर्क पर नहीं, बल्कि बाथरूम के उस आईने के उस पार इंतजार कर रहा है। सोचिए इस बारे में।